हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो केमिस्ट्री की क्लास फर्स्ट रहेगी। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि क्या क्या सिलेबस था, क्या एग्ज़ाम पैटर्न था और कौन सी बेस्ट बुक थी आपके लिए ये। और उस वीडियो में मैंने एंड में ये भी बताया था कि नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा वो हमारी क्लास फर्स्ट होगी और वो हम केमिस्ट्री पे जो भी केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में अपने टोटल 10 आपके कितने हैं, 10 चैप्टर दे रखे हैं लैब असिस्टेंट के सिलेबस में। और जो सबसे फर्स्ट सिलेबस जो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, यानी फर्स्ट चैप्टर बोले तो परमाणु संरचना और आवर्त सारणी के बारे में हमें पूरा पढ़ना है। परमाणु संरचना और आवर्त सारणी के बारे में अब ये हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है। अगर आज का जो टॉपिक देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमाणु संरचना। यानी परमाणु संरचना में भी अपने सिलेबस में क्या दे रखा है, परमाणु संरचना में दे रखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो परमाणु के मूलभूत कण होते हैं, परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में दे रखा है। तो लेकिन इनसे पहले हमें जो हेडिंग दे रखी है हमारी परमाणु संरचना, तो ये परमाणु है क्या, अणु क्या है, किससे मिलकर बने होते हैं, क्या चीज़ है, ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बेसिकली इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बारे में, उनके चार्ज के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो परमाणु संरचना है आज का टॉपिक रहेगा परमाणु संरचना। उसमें देखते हैं कि परमाणु है क्या। देखो, परमाणु प्लस परमाणु मिलकर क्या बनाता है, अणु बनता है। आप साथ में ही अपने नोट्स बनाते रहे, मैं प्रॉपर वे में पूरा बोर्ड पे आपको लिखवाऊंगा। परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अर्थात जिस तरह से H और H क्या बना दिया, H2 बन गया। इसी तरह कार्बन और कार्बन क्या बन गया, C2। अब है क्या, परमाणु है वो एक अविभाज्य कण है। इसके बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो कि जो परमाणु है, परमाणु एक अविभाज्य कण है, एक अविभाज्य कण है। यानी परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु को यानी सबसे छोटा कोई तत्व है, उसका सबसे छोटा जो भाग है वो आपका है क्या है, परमाणु। परमाणु के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। परमाणु मिलकर क्या बनता है, अणु। तो अणु को अगर तोड़ेंगे, अगर इसको रिवर्स देखें, जिस तरह से इस हिसाब से अगर रिवर्स में देखें तो अणु को तोड़ने पर परमाणु और परमाणु प्राप्त होते हैं। तो परमाणु एक अविभाज्य कण है, जबकि अणु एक विभाज्य कण है। ठीक है, परमाणु एक अविभाज्य कण है जबकि अणु एक विभाज्य कण है। यानी अणु को क्या है, अणु को तोड़ा जा सकता है लेकिन परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी आपकी रासायनिक रिएक्शन है, यानी आपको इसके ऐसे लिख सकते हो कि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक सिंपली क्वेश्चन देखें तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है या कौन भाग नहीं लेता। तो ऑप्शन ए देगा परमाणु भाग लेता है, ऑप्शन बी दे दे अणु भाग लेता है, सी दे दे दोनों भाग लेते हैं, या फिर दे दे इनमें से कोई भी नहीं। तो देखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, मैं यहाँ रासायनिक रिएक्शन कह रहा हूँ, ठीक है, कोई भी रासायनिक रिएक्शन होती है उसमें हमेशा परमाणु भाग लेता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमेशा कौन भाग लेता है, उसमें परमाणु भाग लेता है। कौन भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। अब इसके बाद देखते हैं अपन कि जिस तरह से एग्जाम्पल देख लेते हैं
H2 प्लस Cl2, ये है आपका 2HCl बना। तो ये सीधा नहीं जुड़ता है, ये इस रूप में होता है H और H, और ये होता है Cl और Cl। तो ये एक बार इससे जुड़ा और एक बार इससे जुड़ा, इस रूप में ये 2HCl का क्या करता है, ये 2HCl का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा परमाणु क्या है। परमाणु और परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, जिस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2, कार्बन और कार्बन C2। परमाणु एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मतलब क्या है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको और छोटे टुकड़े नहीं किए जाते हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, अविभाज्य कण है। जबकि अणु एक विभाज्य कण है। इसके बाद हम देखें कि ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। तो हमेशा होता है वो परमाणु ही भाग लेता है। ये इस टाइप से एग्जाम्पल बता दिया, सीधा अणु भाग नहीं लेता है, ये परमाणु भाग लेते हैं। इतना आप नोट डाउन कर ले। इसके बाद में हम देखते हैं, साथ साथ में उतारते रहें इसको, ठीक है। देन अब इसके बाद में देखना कि हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि परमाणु का स्थायित्व किस तरह से होता है। परमाणु, इसके बाद एक और पॉइंट लिख सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका परमाणु होते हैं वो हमेशा संरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, किसी भी रासायनिक रिएक्शन में परमाणु संरक्षित रहता है। किसी भी रासायनिक रिएक्शन में परमाणु क्या रहता है, परमाणु सुरक्षित रहता है। लेकिन यहाँ पे नोट करके लिखे, साथ साथ में लिखते रहे, नोट करके लिखे, नाभिकीय रिएक्शन में, नाभिकीय रिएक्शन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय रिएक्शन में परमाणु कभी भी, नाभिकीय रिएक्शन में परमाणु कभी भी सुरक्षित नहीं रहता है, सुरक्षित नहीं रहता है, परमाणु कभी भी सुरक्षित नहीं रहता है। इसके बाद में परमाणु होता है वो कभी भी मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं होते हैं। ये थोड़ी और जान, एक पॉइंट और नोट डाउन करें आप, परमाणु मुक्त अवस्था में, परमाणु मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं होते हैं, परमाणु मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं होते। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है, आपके अपवाद रह जाएगा आपका अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, ये इसका अपवाद है। हीलियम, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो अक्रिय गैसें हैं ये मुक्त अवस्था में भी क्या होती है, स्थायी होती है। तो ये एक परमाणु और अणु के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन सिलेबस जो हमें दे रखा है कि आप ये नोट डाउन कर ले साथ में ही कि परमाणु मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं होते हैं। अपवाद है अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैसें हैं जो कि स्थायी होती है मुक्त फ्री स्टेट में भी। अब जो परमाणु के मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में हमें पढ़ना है और वहां से अपना क्वेश्चन चालू होता है। मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब इसके बाद में देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं अपन। सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन।
सबसे फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज पहले देख लेते हैं। खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई थी। लेकिन आपको नामकरण भी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है, देखो इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन के द्वारा की गई, लेकिन जो नाम किसने रखा तो वो था स्टोनी। कई जगह स्ट्रोनी भी लिखा है और कई जगह इसको स्टोनी लिखा है, तो नामकरण स्टोनी के द्वारा किया गया था। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। अब इसके साथ में देखें, अगर ये एग्जाम में नहीं मिला तो एक और इस पे इसकी एक और यूनिट होती है जो होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। स्थिर विद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। इसके बाद हम इसके द्रव्यमान की बात कर लेते हैं कि इसमें द्रव्यमान कितना होता है। इसका द्रव्यमान हो जाएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इतना आप नोट डाउन कर ले। देखो सबसे फर्स्ट होगा, हमें 3 मूलभूत कण पढ़ने हैं। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट अपना क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन, पूरा नाम जे थॉमसन है। नामकरण स्टोनी। आवेश कितना है? -1.6। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में होता है इसलिए माइनस लगाएं। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर ये ऑप्शन में हमें नहीं मिलता है, ठीक है, हमें किस टाइप से क्वेश्चन बनता है ये भी बता दूंगा साथ में। ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई, 4.8 इंटू 10⁻⁻10। इसके बाद ये द्रव्यमान है, इसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और यहाँ नोट करके आप लिख सकते हो कि, इसको नोट करके लिखिए आप, ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये नगण्य है। नगण्य द्रव्यमान है, यानी बहुत ही कम द्रव्यमान है, ना के बराबर। इसलिए तो यही तो कारण है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हीं को किसी भी परमाणु के मास में गिना जाता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मास में नहीं गिना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट है आपका प्रोटॉन। नंबर 2 हो जाएगा आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी आपका गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन के द्वारा, प्रोटॉन की खोज की गई थी। अब प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, यानी चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है प्रोटॉन पे आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इसका द्रव्यमान होता है। इसके बाद तीसरा बचता है अपने पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देन इसके बाद हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं।
न्यूट्रॉन देख लेते हैं। थर्ड है आपका न्यूट्रॉन, जो थर्ड हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक के द्वारा, इसकी खोज की गई थी। खोजकर्ता कौन है? चैडविक। अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो किस तत्व पे की थी, तो ये था आपका बेरिलियम। बेरिलियम पर खोज की थी। तो सबसे फर्स्ट हो गया कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। किस पे? बेरिलियम पर न्यूट्रॉन की खोज की इन्होंने। इसके बाद आवेश देखते हैं। क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव। न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होता है। न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होता है। और इसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इसका द्रव्यमान होता है। अब इसमें एक नोट करके आप लिख सकते हो कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होने के कारण इसका जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, ये न्यूट्रॉन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली हल्का सा प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा भारी होता है। तो यहाँ पे आप वैसे यूँ देखें तो इक्वली होता है, लेकिन आप ये बोल सकते हो क्योंकि कोई भी चार्ज है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, उदासीन है, तो ये प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा भारी हो सकता है। कौन? न्यूट्रॉन। तो ये चीज़ें हो गई आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ से अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, जो टाइप्स, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है? जो पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है। कोई 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें प्रोटॉन का आवेश क्या है या इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है। या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि किसका द्रव्यमान है ये, या फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान कौन सा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कौन सा है। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनके आरोही और अवरोही क्रम को, मतलब अवरोही क्रम लिखें यानी बढ़ता क्रम लिखें, या फिर आरोही यानी घटता क्रम लिखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखें, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर लेता हूं। जो अब याद रखने वाली बात है, जो इम्पोर्टेंट है, देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये देखो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम, यानी इन तीनों की बात कर रहे हैं। सबसे कम यानी ये सीरीज है, ये जो ऑर्डर है आरोही या अवरोही क्रम, या तो फिर इसको इस तरह से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है, या फिर इसको इस हिसाब से पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखना। इलेक्ट्रॉन का मास मैंने आपको पहले ही बता दिया था, द्रव्यमान ना के बराबर होता है, नगण्य होता है, नहीं गिना जाता है। इसके बाद ये होता है आपका प्रोटॉन, और इसके बाद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी क्यों होता है? क्योंकि ये उदासीन होता है। इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हो, द मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी हो सकता है, लेकिन ये ऑर्डर आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 3 तत्व हो गए, मतलब जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, वो हमने पढ़े। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि और क्या क्या पूछा जा सकता है इससे। अब नेक्स्ट देखें हम कि ये कोई नाभिक है,
ये कोई भी आपका 1 मिनट, इसको सही बना लेता हूं मैं। ये कोई परमाणु है जिसका ये नाभिक है, और इस नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये वृत्ताकार कक्ष हैं जिन्हें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनको क्या क्या कहा जा सकता है, इस बात का ध्यान देना कि ये जो है इसको कक्ष, ठीक है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। या तो इनको कक्ष कहा जाता है या फिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इनको ऑर्बिटल नहीं कहा जा सकता है, ऑर्बिटल अलग चीज हो जाएगी। हम इसमें जब आपके SPDF कक्षक जो उपकोष हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में जो डिफरेंस होंगे वहां इसको पढ़ लेंगे। इसको कक्ष और ऊर्जा स्तर कहा जा सकता है। इसके अलावा इसको कोश भी कहा जा सकता है, इसको कोश भी कहा जाता है। तो कोई भी परमाणु होता है एक धन आवेशित गोला होता है, कोई भी परमाणु होता है एक धन आवेशित गोला होता है। इस धन आवेशित गोले में ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको कहा जाता है नाभिक। ये क्या हो जाएगा आपका, नाभिक। उसके चारों ओर कक्ष, ऊर्जा स्तर या कोश होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, नामकरण स्ट्रोनी ने दिया था। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। तो आप इसमें लिख सकते हो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर द्रव्यमान कहलाता है। तो कोई भी परमाणु होता है एक धन आवेशित गोला है, बीच वाला भाग इसका नाभिक कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्ष में, ऊर्जा स्तर या कोश में इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये तो हमने देख लिया, इनका आवेश देख लिया किस तरह से होते हैं, किसने खोज की थी। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा और डीप से पूछे तो हमें ये पूछा जा सकता है कि कोई परमाणु दे दे, ठीक है, तो उनमें ये पूछ सकता है हमें कि इसमें प्रोटॉन ज्ञात कीजिए, इसमें न्यूट्रॉन ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्ञात करने से पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, जो ये हमारा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना। अब रहेगा कि द्रव्यमान संख्या है क्या। द्रव्यमान संख्या, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जिस तरह से इसके बाद एक सूत्र और आप ज्ञात कर सकते हो, तो इसका सूत्र तो क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ। इसके बाद में न्यूट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र, न्यूट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र देखना कि जो भी द्रव्यमान होता है उसमें से जो आपका Z होता है, Z यानी एटॉमिक नंबर, या फिर जो प्रोटॉन होता है उसको माइनस करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, या फिर परमाणु संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जितने परमाणु संख्या होगी उतनी प्रोटॉन संख्या होगी, और जितनी प्रोटॉन संख्या होगी उतनी परमाणु संख्या भी होगी। तो इसको आप याद रखें, और यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्ञात करें। क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन है, चाहे केमिकल रिएक्शन है चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसमें अगर देखा जाए तो आपके केमिकल रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्शन में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन भी चेंज हो सकता है कहीं। जो भी केमिकल रिएक्शन है आपकी, यहाँ लिखना रासायनिक रिएक्शन में प्रोटॉन और आपके इलेक्ट्रॉन और जेड है जो ये समान हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसलिए हमें एग्जाम में न्यूट्रॉन की संख्या से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। हम 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लें कि द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। न्यूट्रॉन किस तरह ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या को करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिस तरह से सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जिस तरह से कार्बन से सभी परिचित हैं, कार्बन 12 और 6, ये इसका पहला एग्जाम्पल ले लिया हमने, कार्बन 6। तो यहाँ हम देखते हैं Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। तो कार्बन का Z कितना है? 6, ठीक है। और कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6, और कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? तो कार्बन में प्रोटॉन भी कितने हैं? 6। हमेशा याद रखना Z, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या हमेशा बराबर ही होती है। इसको आप एक बॉक्स में बंद करके और इम्पोर्टेंट कर ले कि वो पूछा जा सकता है कि आपके कि कौन सा सही है और कौन सा समुच्चय सही नहीं है। तो इसको इम्पोर्टेंट कर ले, एक तो ये इम्पोर्टेंट कर ले, और एक तो ये दोनों, ये मास से रिलेटेड है और ये इनके नंबर से रिलेटेड है। अब देखना कि कार्बन है जिसका Z यानी एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है और प्रोटॉन भी 6 है। हमें ज्ञात क्या करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताया था कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। अगर हम देखें यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है, जो आपकी द्रव्यमान है, द्रव्यमान इसका कितना है? 12। यहाँ पे इसका द्रव्यमान लिखा हुआ है, तो द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो ये इस तरह से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जिसमें हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 18 और यहाँ पे ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इसमें देखें हम, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे और इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। ऑक्सीजन Z यानी एटॉमिक नंबर 8 पे है, इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 होंगे। ये इन तीनों की संख्या क्या है? बराबर है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से इसको रख कर लेता हूँ। देन इसके बाद में आप देखना, हमें किसकी याद करना है? हमें याद करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या को देखना है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या है, यानी जो मास है उसका, यानी इसका जो द्रव्यमान है वो है आपका 16। तो 16 - 8
बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें न्यूट्रॉन निकालना सीखना है। ये तो सिंपल एग्जांपल है, इसलिए यहाँ से हमने न्यूट्रॉन निकाल दिया। लेकिन हमें धन आयन और ऋण आयन भी देखना है। ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज लगा है, जिनमें नेगेटिव चार्ज लगा है, तो वहाँ से भी हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि यहाँ पे जिस तरह से हम एग्जाम्पल, अभी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल लेंगे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम +2 ले लूँ मैं, या फिर एल्यूमिनियम +3 ले लूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में डिफरेंस हो रही है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, प्रोटॉन अपरिवर्तित रहते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है, जो आपके धनायन है और ऋणायन है, उस पे किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। देखो हमारे, क्योंकि सिलेबस में क्या दे रखा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो हमें जितना हो सके उतना डीप से पढ़ें। क्योंकि पहले हमने आवेश पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, किसने खोज की, उनके खोजकर्ता पढ़ लिए। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है यहाँ से भी बन सकता है कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्ञात करें। तो अब इसके बाद हम पढ़ लेंगे धनायन के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा रहेगा धनायन। धनायन यानी पॉजिटिव आयंस। तो लेकिन पॉजिटिव आयन बनता कब है? कोई भी उदासीन परमाणु है जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट, इसकी कोई परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है। वैसे हम लेवल सिस्टम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो हमें पता ही होगा कि नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कब होता है। देखो ये है ऋणायन। इन दो टॉपिक पे भी किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसको देखना है। देखो धन आयन यानी पॉजिटिव आयन हो गया आपका। पॉजिटिव आयन बनता कब है? जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाता है या जब इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा, जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए तो धन आयन का निर्माण होता है। धन आयन का निर्माण होता है। अब धन आयन का निर्माण होता है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई लेकिन प्रोटॉन अपरिवर्तित रहता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की तो क्या क्या होती है, कमी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तो कमी होती है लेकिन प्रोटॉन अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन प्रोटॉन अपरिवर्तित रहते हैं। बस यही से कंफ्यूजन होता है, जिसे अगर पॉजिटिव चार्ज लग गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुए तो प्रोटॉन को भी कम कर सकते हैं कई स्टूडेंट। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन अपरिवर्तित है, प्रोटॉन परिवर्तित नहीं होते हैं। इसी तरह अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जिस तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम +3 का एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिस तरह से Z यानी एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 13 हो जाएगा। Z एटॉमिक नंबर कितना है, 13। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एल्यूमिनियम +3 चार्ज है यानी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 13 - 3, तो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन।
तो ये तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दी, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं पूछेगा, हमें प्रोटॉन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब प्रोटॉन की बात करें हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 13 ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन अपरिवर्तित रहेंगे। तो ये इस हिसाब से हमें पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम +3 है, जेड यानी 13 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन +3, 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, निकाल दिए हैं, डोनेट कर दिए हैं, तो प्रोटॉन कितने हैं, 13 ही हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऋण आयन के बारे में। ऐसे कोई एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें देखो, एक एग्जाम्पल अगर हम समझ लेते हैं तो अदर हम 10 एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल और एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज लगाना, नेगेटिव चार्ज लगाना जनरली कोई बड़ी बात तो है नहीं ज़्यादा, ठीक है। अब इसके हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ऋण आयन का निर्माण। अब ऋण आयन दूसरा हो जाएगा ऋण आयन, जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इन चीजों को याद रखना, जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए तो धन आयन का निर्माण होता है। अब यहां में क्या लिखना है, ऋण आयन का निर्माण होता है, तो ऋण आयन का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, लेकिन प्रोटॉन अपरिवर्तित ही रहते हैं। ऋण आयन का फॉर्मेशन कब होता है, जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया जाए तो ऋण आयन का निर्माण होगा, इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी, लेकिन प्रोटॉन अपरिवर्तित रहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते थे हम क्लोरीन को लेके। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका Cl-, इसको या फिर आप Cl- ऐसे लिखें तो भी चल जाएगा। अब इसमें देखते हैं इसका Z यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 17, और इसमें इलेक्ट्रॉन देखें, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 17 + 1, क्योंकि Cl-1 लिखा या फिर Cl- लिखो, कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। तो 17 + 1, 17 + 1 कितना हो गया, बराबर 18। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। अब प्रोटॉन का नंबर आता है, प्रोटॉन की संख्या देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, जितने Z है, जितने आपके इलेक्ट्रॉन है। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तन हो सकती है, क्योंकि इसने क्या किया, ग्रहण कर लिया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तन हो सकती है कब, जब इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे या वो त्याग देता है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आपका प्रोटॉन की संख्या 17 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 17। अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, देखो न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। लेकिन हमें द्रव्यमान Cl का द्रव्यमान होता है 35 माइनस प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17, कितने हो जाएगा, 18। तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो गया, 18। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी आपकी 18। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया क्लोरीन का जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें हमने पढ़ा कि Cl-1 यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, ऋण आयन का फॉर्मेशन किया। तो इसमें हमें ऋण आयन और धन आयन कैसे बनता है ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे मतलब ज्ञात किया जाता है। तो Z यानी एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा था 18 हो गया, प्रोटॉन हो गया। हमें ये द्रव्यमान 35 माइनस 17 18 यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 18। इस तरह से हमने यहाँ पे अब देखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हम इनकी संख्या कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा समस्थानिक और समभारिक। हमारे सिलेबस में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि समस्थानिक और समभारिक पढ़ाएं, या मतलब जो टॉपिक बताए हैं, लेकिन
जो आपका 2016 में या फिर 18 में क्वेश्चन पूछा गया है कि समस्थानिक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए समस्थानिक है क्या, फिर अंदर डीप क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन पूछा गया था नील्स बोर मॉडल से ही। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा समस्थानिक। समस्थानिक देखो, ये हम डीप से डीप जा रहे हैं, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली, जो बुक में भी लिखा है, लेकिन इसके अलावा अंदर से भी क्या पूछा जा सकता है, हमें उनकी संख्या पूछ सकते हैं, न्यूट्रॉन ज्ञात करना, प्रोटॉन ज्ञात करना। तो हम इन्हें समस्थानिक और समबारिक को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की दो टाइप से पॉसिबिलिटी रहती है। एक तो सिंपल सा इसकी परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समबारिक क्या है और समस्थानिक क्या है। एक तो इसकी परिभाषा से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, समबारिक किसे कहते हैं, या फिर कोई एग्जाम्पल देके पूछ सकता है। दूसरा, इस समस्थानिक में हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने पूछेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ही अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या के रीजन से ही ये समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ देखना, इसकी संख्या देखो, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा पहले आप नोट डाउन कर लें कि समस्थानिक है क्या। देखो, सम यानी समान, स्थानिक यानी स्थान, यानी एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, समान होते हैं, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग होती है। उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। यानी उनका स्थान समान है, इसलिए उन्हें समस्थानिक कहा। यह एग्जाम्पल देखिए आप, और यही एग्जाम्पल से आपका 2016 में लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के में सबसे फर्स्ट लिखना है हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। H1 और H2, और ये होता है आपका
NH3। यहाँ देखना, देखो ये 1 1 और ये 1, ये 1 1 लिखा है, ये तो इसका Z है यानी परमाणु क्रमांक है, और ये 1 2 और 3 लिखा है, यह इसका है एटॉमिक मास, यानी ये है इसका द्रव्यमान। अब इसको कहते क्या है, जिस तरह से इसका नाम है आपका प्रोटीरियम, और ये है ड्यूटीरियम, ये है प्रोटीरियम, ये है ड्यूटीरियम, और ये है ट्राइशियम। हमें ये तीनों समस्थानिक याद होने चाहिए, और इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसकी बोर त्रिज्या पूछी गई थी। और अब इसके बारे में मतलब या तो कई बार नाम भी पूछ लेता है कि हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक का नाम बताइए, हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक का नाम बताइए, या इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। इसमें हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा पूछ सकता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हैं, प्रोटीरियम, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्रेशियम या फिर ट्राइशियम। ये इसके क्या है? परमाणु क्रमांक है, और इसका ये ऊपर लिखा है 1 2 3, ये इसके द्रव्यमान संख्या है। यहाँ देखें, अब इसमें देख लेते हैं हम, इसका Z देख लेते हैं। इसका जो Z है वो 1 हो जाएगा, इसका भी Z है वो 1 हो जाएगा, और इसका भी Z है वो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी इसमें भी, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। अब इसके बाद देख लेते हैं हम प्रोटॉन की संख्या, इसमें भी 1 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 1 हो जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 1 हो जाएगी। तो इसमें Z की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तीनों में समान है, तीनों में समान है, क्योंकि इनके क्या है, इनमें Z बराबर है, इसलिए तीनों समान है। लेकिन अब हमें देखना है कि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको रफ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम देख लेते हैं यहाँ, इसको देखो, अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें, 1H 1 में, फिर 2H 1 में, और 3H 1 में। न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या कितनी? 1, माइनस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 0। ये जो कॉलम बनाए हैं मैंने, इसी के बाद में ये उतारना है आपको। तो द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो गई। इसी तरह हम देखते हैं इसमें, तो द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन कितना था? 1 ही है प्रोटॉन यहाँ पे, तो कितना होगा? न्यूट्रॉन बराबर 1। और इसी तरह द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु क्रमांक भी माइनस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 माइनस 1, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। तो आप अब देखिए, इसमें न्यूट्रॉन है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 0। ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना? 1। ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 2। यानी इनकी न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, और ये हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। और आगे हम नील्स बोर की जो परिकल्पना, नील्स बोर का जो मॉडल है, वहाँ पे हम इसकी जो परमाणु त्रिज्या के बारे में पूछा गया है, तो उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे। इसके बाद में ये तो हो गया आपका समस्थानिक जिनका स्थान समान होता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसको नोट डाउन कर ले आप। मैं आपको बीच में थोड़ा थोड़ा समय भी देता रहूँगा, जैसे मैं आराम से लिख रहा हूँ, आप इजीली अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, देखो, इसके बाद में हम पढ़ेंगे, वो होगा हमारा टॉपिक समबारिक, यानी जिनका भार समान है, जिनका क्या है? भार समान है।
इसका एक एग्जाम्पल और देखना है तो हम देख लेते हैं। इसको मैं अब रफ करता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं कि किस तरह से हो सकता है। हम एक कार्बन का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो जिस तरह से आपका कार्बन 12 और कार्बन 13 और कार्बन 14 यानी कार्बन 14, ये तीनों कार्बन के क्या हैं? ये 3 कार्बन के समस्थानिक हैं आपके। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ये आपके कार्बन के क्या हो जाएंगे? ये कार्बन के आपके समस्थानिक हैं। इनमें हमें देखें तो इलेक्ट्रॉन, इसमें हम देखते हैं Z कितना है? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? तो 6 हैं। अब हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन 6 हो गए। यानी इस पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई? 6 आई। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे Z 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6। न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो द्रव्यमान संख्या माइनस में ये, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी मिली? 7। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। इसके बाद इसकी बात करें तो इसमें Z कितना हो जाएगा? Z यानी एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा 6। इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 6। प्रोटॉन ये हो जाएगा 6। हमें न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान है 14 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी ये 8। तो इस तरह से हम ये दूसरा एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए। समस्थानिक के, समस्थानिक की परिभाषा बताई, जिनका स्थान समान है। यानी देखो 6 6 6 यानी इनका क्या है? एक ही परमाणु के मतलब एक ही तत्व के ये सारे परमाणु हैं। यानी कार्बन को ही तत्व है जिसके कार्बन 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 क्या है? परमाणु है। जिनका स्थान क्या है? समान, यानी 6 6 6 है, यानी परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग है, 12 13 और 14, तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे समभारिक क्या होता है। इसके बाद में है समभारिक। इसको मैं रफ कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा आपका। अब हम पढ़ लेंगे समभारिक क्या है। समभारिक देखो, उसको इंग्लिश समस्थानिक को आइसोटॉप्स कहते हैं और समभारिक को आइसोबार कहते हैं। आइसोबार इसको कहा जाता है, आइसोबार। समभारिक को कहा जाता है आइसोबार, इंग्लिश में कहा जाता है। यानी एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें समभारिक आइसोबार कहा जाता है। तो इसके भी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ये नंबर 2 हो जाएगा आपका कि समभारिक, सम
यानी समान भार यानी समान भार वाला। यानी एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका क्या है परमाणु क्रमांक तो अलग अलग यानी परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कैसी होती है, उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, यानी भार कैसा है समान है। उन्हें क्या कहा जाता है समभारिक या आइसोबार कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, इसके एग्जाम्पल से हम इसको इजीली और समझ लेंगे। देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं आर्गन का। तो आर्गन है आपका 18 पे, इसका द्रव्यमान होता है वो 40 होता है, 40 होता है। इसके बाद में हम देते हैं पोटेशियम, ये 19 पे होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 40 होता है। और इसके बाद हम लिखते हैं कैल्शियम, ये 20 पे होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 20 होता है, सॉरी इसका द्रव्यमान होता है आपका 40 होता है। हम अब इन तीनों एग्जाम्पल को समझना है। इन तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं अपन। तो अब इसमें Z की बात करें तो कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका 18। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 18। अब हमें इसमें प्रोटॉन निकालना है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है द्रव्यमान। तो इसमें न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे, तो प्रोटॉन कितने हैं 18, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बन जाता है द्रव्यमान। तो अब हमें यहाँ देखना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें या फिर आप द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या करके न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। अगर इसको जोड़े नहीं तो हमें वैसे 40 दे रखा है, तो द्रव्यमान संख्या 40 माइनस में प्रोटॉन की संख्या, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा 22। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 22। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। इसके बाद देखें यहाँ पे Z 18 हो जाएगा, सॉरी Z 19 हो जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन भी 19 हो जाएंगे और यहाँ पे प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 19। तो द्रव्यमान संख्या माइनस में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे n हो जाएगा आपका 21। यहाँ पे n कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसको वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे है आपका 40 माइनस 18 और न्यूट्रॉन बराबर 22। न्यूट्रॉन बराबर कितना है 22। अब इसके बाद देखें इसमें Z कितना है 20, इलेक्ट्रॉन 20 और प्रोटॉन भी 20। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है द्रव्यमान संख्या माइनस में कि प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 40 माइनस 20, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा 20। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका समबारिक का। इसको पूरा एक बार वापस देख लेते हैं। समबारिक क्या है, इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या है समान है, जिनका परमाणु क्रमांक क्या है, सॉरी परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन जिनका द्रव्यमान संख्या क्या है, यानी द्रव्यमान क्या है समान है, उन्हें समबारिक कहा जाता है। जिस तरह से आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम यानी 18, 19, 20 जिनके क्या परमाणु क्रमांक तो क्या हो गए अलग अलग हो गए 18, 19, 20, लेकिन जिनका द्रव्यमान समान है। भाई इसका भी तो 40 है, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है, इनके द्रव्यमान क्या है
समान है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये आपके एग्जाम्पल हो गए समबारिक के। ये एग्जाम्पल हो गए आपके समबारिक के। अब देखें, देखो Z यानी 18 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन भी 18 है। हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 22, 22, इसमें 22 हो गए, और इसमें 21 और इसमें 20। तो इस तरह से हमें प्रोटॉन की संख्या पूछ सकता है और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ सकता है। तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मूलभूत कण के बारे में जानकारी थी, जितनी हो सके आपकी 11th की और 12th की जो NCERT की बुक है उनमें जितना दे रखा है उन सारी टॉपिक को कवर किया गया है। इसके अलावा भी जहाँ से क्वेश्चन और पूछे जा सकते थे, जिसे समस्थानिक और समबारिक सिलेबस में इंक्लूड नहीं, मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किस रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको भी यहाँ करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं परमाणु के मॉडल प्रतिरूप, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल है, जैसे थॉमसन का मॉडल है, नील्स बोर का मॉडल है। तो जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो इन मॉडल पे रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।